दोस्तों, राजधानी दिल्ली जिसने कई लड़ाइयां देखी और जिनके निशान आज भी ऐतिहासिक इमारतों पर जिंदा है। आजादी के करीब 76 साल बाद भी देश के बंटवारे के दौरान मचे कत्लेआम से दिल्ली की दीवारें मानो आज भी रंगी हुई हैं। इतने सालों में दिल्ली में बहुत बदलाव आ चुके हैं। आज नया संसद भवन बन चुका है, दर्जनों फ्लाईओवर बन चुके हैं, जगह जगह मॉल खुल रहे हैं और मेट्रो ट्रेन चल रही है। लेकिन पुरानी दिल्ली का वो रेलवे स्टेशन वैसा का वैसा ही है जैसा वो 1947 में हुआ करता था। आज भी वहाँ का नजारा किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह है और इस स्टेशन के मेन गेट पर टंगी वो घड़ी गवाह है कि उस दौर की जब लाशों से भरी ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही थी। ये गवाह है उस विभाजन की जिसका दर्द आज भी उन झुकी हुई कमर वाले बुजुर्ग के दिलों में जिंदा है, जो बंटवारे के बाद किसी तरह से जान बचाकर इसी रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। चले इस वीडियो में जानते हैं उस स्टेशन के बारे में जहां हिंदू सिख पाकिस्तान से जान बचाकर पहुंचे थे, और लोगों की उस हालत के बारे में जब भूख थी, खाना भी था, लेकिन लोग इतने मजबूर थे कि खा नहीं सकते थे। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 यानी बंटवारे के दिन। बंटवारा भी ऐसा कि आज इतने साल गुजरने के बाद भी लोग भूल नहीं पाए। बुजुर्गों की आंखों तले की झुर्रियां विभाजन का वो दर्द आज भी छिपाए हुए हैं। जब लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत पहुंचे थे, इनके पास न रहने का ठिकाना था, न भूख शांत करने के लिए रोटी, बस अपना जीवन बचाने के लिए अपना घर, अपने खेत, सब कुछ पीछे छोड़कर कोई पैदल, कोई बैलगाड़ी, तो वहीं लाखों लोग ट्रेनों से हिंदुस्तान पहुंचे। और करते भी क्या, दंगे भड़कने के बाद हिंदुओं का पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि इस बंटवारे से एक परिवार और भाइयों की तरह रहने वाले लोग दो मुल्कों में आपस में बट चुके थे। इस कदम से न केवल एक मुल्क बटा, बल्कि रिश्ते और भावनाएं भी बढ़ चुकी थी। हिंदुओं को कलमा पढ़ने को कहा गया और ऐसा न करने पर कत्ल कर दिया जाने लगा। यहाँ तक कि हिंदू औरतों की आबरू लूटी जाने लगी और इससे बचने के लिए कुछ औरतों ने खुद को आग के हवाले कर लिया, तो वहीं कुछ माता पिता बेटी की आबरू लूटने से बचाने के लिए खुद ही उसका गला घोंट कर मार डालते थे। भारत में आने जाने वाली ट्रेनों में जिंदा लोगों से ज्यादा लाशें हुआ करती थी। उधर से लाशें भेजी जाती थी तो जवाब में हिंदुस्तान से लौटी ट्रेनों में भी लाशें भरकर जाती थी। ट्रेन में डिब्बे कम थे और लोगों की संख्या ज्यादा। ट्रेन के अंदर, बाहर और ऊपर तक लोग चढ़ जाते थे। इस दौरान गंडा सिंह रेलवे स्टेशन पार करना होता था। वहां पर बहुत से मुसलमान तलवारें, कापे जैसे हथियार लेकर खड़े रहते थे। कसूर से ट्रेन चलकर जैसे गंडा सिंह पहुंचती, मुसलमान हमला बोल देते। रास्ते में ही बहुत से लोग मारे जाते थे। खून ट्रेन से टपक रहा होता था। पुरानी दिल्ली का वो रेलवे स्टेशन भी इस भयानक और भीषण नरसंहार के बीच हुए पलायन का गवाह बना, जिसने यहाँ पर आने जाने वाले सभी की आंखों में अपने घरों, गलियों, मोहल्लों, शहरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाने का दर्द देखा। लोगों ने लाशों के बीच बैठकर हिंदुस्तान तक का सफर किया। हालात ये थे कि पास में घर से लाई हुई रोटी थी, लेकिन खा नहीं सकते थे, क्योंकि रोटी खाते तो ट्रेन में शौच जाने तक की सुविधा नहीं थी। भूख से आंतें फट रही थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद लोगों को रोटी तक नसीब नहीं हो पाई। लोग किसी भी तरह बस भगवान का नाम लेकर भारत की सीमा में पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान से भारत तक का रास्ता खतरों से भरा था। दिल्ली की तरफ आ रही रेलों पर सुनसान जगहों पर हमले हो रहे थे। ट्रेन रुकते ही उसमें हथियारों के साथ दंगाई घुस जाते थे। लोगों के सामने ही उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता था। कुछ लोग ही अपने परिवार के बचे कुचे सदस्यों के साथ भारत पहुंच पाते थे। खून से लथपथ ट्रेन और अपनों की लाशों के बीच पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लोगों की आंख आज भी भयानक पलों को याद करते हुए रोने लगती है। जहां एक तरफ हिंदू सिख पुरानी दिल्ली और अमृतसर स्टेशन पर उतर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लुटे पिटे मुसलमान लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन से लाहौर रवाना किए जा रहे थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में उड़न सिख मिल्खा सिंह भी अकेले अनाथ दिल्ली जंक्शन पर उतरे थे। मिल्खा सिंह के परिवार के कई सदस्यों का कत्ल कर दिया गया था। मिल्खा सिंह के लिए दिल्ली जंक्शन तक का फासला आसान नहीं था। दरअसल वह सीधे सरहद के उस पार से दिल्ली नहीं आए थे। वे पहले रेल से वेस्ट पंजाब के कोट अद्दू से मुल्तान शहर पहुंचे, फिर वहां से फिरोजपुर तक ट्रक से आए, फिरोजपुर से वह दिल्ली आए। दरअसल वे अपने गांव से जान बचाकर भाग रहे थे। इस दौरान मिल्खा सिंह अपनी बहन से बिछड़ गए। उन्हीं को खोजने के लिए वह दिल्ली तक आ पहुंचे थे। हालांकि यहाँ उन्हें अपनी बहन मिल गई थी। इस दौरान उनके साथ बंटवारे और दिल दहलाने वाली यादें थी। उनके पिता का दंगाइयों ने कत्ल कर दिया था। उन्होंने मरते समय सिर्फ 3 शब्द कहे थे, वे थे भाग मिल्खा भाग। शरीर सुन्न होने लगता था जब मिल्खा सिंह उस दौर के दर्दनाक किस्से बयां करते थे। सब तरफ अफरा तफरी का माहौल था। स्टेशन के आसपास हजारों शरणार्थी तंबू में डेरा डाले हुए थे। यहाँ पहुंचने पर भी कई सालों तक लोगों को अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। दरअसल पाकिस्तान से आने वाले लोगों को बसाने से पहले टेम्परेरी तौर पर शिविरों में रखा गया। हिस्टोरियंस की माने तो उनके अनुसार तब पाकिस्तान के कसूर से लेकर दिल्ली तक 65 से ज्यादा रेफ्यूजीज कैंप लगे थे। कैंपों में फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ टेंट ही लगे थे। आधे से ज्यादा लोग तो ठंडे में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर थे। लोगों को कई साल सेटल होने में ही लग गए। कैंपों में बीमारियां फैलने से हजारों लोग मारे गए, लेकिन यहाँ
जहां उनका कोई घर बार नहीं था, इसलिए लोग कैंपों में रहने के लिए मजबूर थे। दिल्ली आने वाले कुछ शरणार्थी सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर भी उतर जाते थे, जहां से वे अपने ठिकाने की तलाश में इधर उधर भटकते थे। कई परिवार कई कई दिनों तक सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर ही रहे, तो कई दुकानों के आगे ही सोने लगे, जिन्हें सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोग सुबह शाम भोजन और नाश्ता देते थे। ये इधर आने के बाद कई हफ्तों तक छत के लिए मारे मारे घूमते थे और फिर कुछ लोगों को रात के सोने के लिए स्कूलों में छत मिल जाती थी। कुछ शरणार्थी परिवार पंचकुइया रोड के वाल्मीकि मंदिर में भी रहने लगे। उनका रोज का एक काम था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना। वे वहां अपने मित्रों रिश्तेदारों की खोज खबरें लेने जाते थे। अक्सर उनको कोई ना कोई मिल ही जाता था, जिसे वे रोते हुए गले लगा लेते थे। इसके बाद लोग अपने परिवार के साथ सब्जी मंडी के आसपास जैसे घंटाघर, सदर बाजार, चांदनी चौक, पुल मिठाई, किशनगंज, बाड़ा हिंदूराव, कूचा हब्श खां, करोल बाग, दरियागंज वगैरह की किसी कोठरी में रहने लगे। सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी साल 1930 में बनी थी। दिल्ली के मुख्य एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रहे जग प्रवेश चंद्र भी किशनगंज के एक कमरे के छोटे से घर में रहने लगे थे, जिसमें उनके साथ उनके माता पिता और बहन थी। उन्होंने यहाँ पर शरणार्थियों के बीच समाज सेवा का काम करना चालू कर दिया और जब साल 1951 में दिल्ली में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, वे किशनगंज से कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जीते भी। यानी दिल्ली आने के 4 सालों के बाद वे यहाँ के विधायक बन गए। वहीं बहुत से शरणार्थी दिल्ली में आने के कुछ ही दिनों बाद सड़कों पर कंघी, रुमाल और छोले कुलचे बनाने लगे। आखिर कुछ तो करना ही था, साथ में परिवार था। उनके सामने सिर छिपाने से लेकर पेट भरने तक की चुनौती थी। सुबह शाम का भोजन गुरुद्वारा सीसगंज, गौरी शंकर मंदिर और दूसरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से मिल जाता था। वहीं आज भी 1947 में दिल्ली में आकर बसे बुजुर्गों को दरियागंज में आते जाते समय फेमस रेस्टोरेंट मोती महल को देखकर अपना गुजरा जमाना जरूर याद आ जाता होगा। यह रेस्टोरेंट उस समय 3 लोगों, कुंदन लाल गुजराल, ठाकुर दास और कुंदन लाल जग्गी ने मिलकर खोला था। ये सभी भी 1947 में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए थे और तीनों पेशावर के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। एक दिन दिल्ली में मिले। इस दौरान तीनों ने योजना बनाई कि दिल्ली में कुछ काम धंधा जमाया जाए। इन्होंने दरियागंज में छोटी सी जगह किराए पर ली और वेज और नॉन वेज डिशेस बनाकर बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस डरावने सफर को स्टोरी राइटर भीष्म साहनी ने अपनी लिखी कहानी अमृतसर आ गया है में भी लिखा था। इस कहानी में भीष्म साहनी ने लिखा, ट्रेन में बैठे एक सरदार जी सबसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। किसी ने जवाब तो दिया था, लेकिन अनुमान यही लगाए जा रहे थे कि बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बंबई छोड़ देने में क्या दुख है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी प्रजम्पशन की जा रही थी कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। भीष्म साहनी अपने परिवार के साथ रावलपिंडी से रेल में दिल्ली में आए थे। जी हाँ दोस्तों, भीष्म साहनी ने कहानी में बताया कि रावलपिंडी से लाहौर के बीच जगह जगह कत्लेआम की खबरें मिलती थीं। लाहौर के पास के शहर शेखुपुरा में सैकड़ों लोग मारे गए थे। कई जगहों पर रेलों पर पथराव भी किया जाता था। रेल जब अमृतसर पहुंच जाती थी तब बहुत से पैसेंजर उतर जाते थे। वहां पर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा रेलों की डबल चेकिंग की जाती थी। कुछ डॉक्टर भी मौजूद रहते थे ताकि गंभीर रूप से बीमार और घायल लोगों का समय पर इलाज किया जा सके। शरणार्थियों में कुछ गर्भवती औरतें भी होती थीं। लेखक भीष्म साहनी के लिए अगस्त का महीना 2 कारणों से खास था। पहला, उनका जन्म अगस्त के महीने में 8 तारीख को हुआ था। दूसरा, वे अगस्त का महीना आते ही अपने बर्थ प्लेस रावलपिंडी की यादों में चले जाते थे। देश के बंटवारे के कारण उन्हें अपना शहर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था। भीष्म साहनी देश के बंटवारे के बाद भी दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर में रहते थे। उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाई और 2003 में दिल्ली में ही भीष्म साहनी की मौत हो गई। लेकिन आज भी उनकी स्टोरी और पुरानी दिल्ली का वो रेलवे स्टेशन 76 साल पहले हुए कत्लेआम की कहानी बयां करता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।